20% या 23% रख देता हूँ, तो ज़रा सा भी कोई गड़बड़ हुई तो वो 25 से अप कर जाएगी और फ़ौरन 0 लग जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी अगर हम बिल्कुल ऐसा वाला काम करते हैं कि अगर हम इस लाइन के ऊपर BSS 1 की रेंज खत्म हो रही है तो BSS 2 की रेंज को भी हम यहीं पे टर्मिनेट करें, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वैसे तो वो बिल्कुल ठीक काम करते रहें। मतलब एक मोबाइल नोड है, वो यहाँ पे आ रही है तो अभी तक वो एक्सेस पॉइंट नंबर 1 की रेंज में रहेगी, जो इस लाइन से क्रॉस करती है तो साथ ही इसको एक्सेस पॉइंट 2 की सिग्नल मिल गई है तो उसने उसके साथ अपने आप को एसोसिएट कर लिया। लेकिन आप फ़र्ज़ करें कि थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे आके खड़ा हो जाता हूँ, अब एक ये फिजिकल कोई ऑब्स्टेकल आ गया ना उसकी रेंज के अंदर, तो अब क्या होगा कि मेरे आने की वजह से वो रेंज थोड़ी देर के लिए जब तक मैं यहाँ खड़ा रहूँगा वो रेंज डिक्रीज होकर इस लाइन से थोड़ा सा पीछे आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं फिजिकल ऑब्स्टेकल हूँ तो मेरी वजह से उस रेडियो फ्रिक्वेंसी के अंदर इंटरफेरेंस पैदा हो रही है। जब ये इंटरफेरेंस पैदा होगी और उस दौरान में कोई नोड यहाँ से मूव करता हुआ वहाँ जाता है तो वो बीच में गैप में आ जाएगा, वहाँ पे उसको कोई सर्विस नहीं मिलेगी, ना वो AP1 से एसोसिएटेड रहेगा ना वो AP2 से एसोसिएटेड रहेगा। तो इसलिए जब ये डिज़ाइन किए जाते हैं, इसकी आप एग्जांपल ले लें कि जितना वारिद वगैरह ने या यूफो ने टावर्स लगाने, तो इनकी प्रॉपर प्लेसमेंट की जाती है। फिर मतलब ये कुछ ख्याल रखा जाता है कि कहाँ पे एक टावर की रेंज खत्म हो रही है और हमने दूसरे टावर को कहाँ पे प्लेस करना है कि थोड़ा सा कोई बीच में ना उनकी ओवरलैपिंग वगैरह आ रही हो। अच्छा, और ये जो आपका सवाल था किसी का यहाँ पे कि हाँ आपका था कि मतलब वो भी है, एक्सेस पॉइंट वाला नेटवर्क भी चल रहा है और इंडिपेंडेंट भी चल रहा है, तो क्या हिसाब किताब होगा? तो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे इस वक्त इन्होंने 2 तरह के नेटवर्क दिखाए हैं। एक है कौन सा इस बिल्कुल एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक इंडिपेंडेंट है। तो उसमें आप देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ नोड जो हैं वो इंडिपेंडेंट की रेंज के अंदर आ रही हैं, ठीक है, लेकिन उनसे उनकी आपसी कम्युनिकेशन में कोई जनरली फ़र्क नहीं पड़ रहा। कुछ फ़र्क पड़े होंगे, वो हम अगले चैप्टर में जब देखेंगे तो हमें पता चलेंगे, लेकिन बज़ाहिर ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक ही रेंज के अंदर एक से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस भी चल रहे हैं और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी चल रहे हैं और वो आपस में अपने अपने लेवल में रहते हुए अपने अपने उसमें रहते हुए काम करते रहेंगे और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या नहीं, डायरेक्टली तो ये कुछ भी कनेक्टेड नहीं है ना, जो तारे जो डॉट्स नजर आ रहे हैं तो वैसे आपको दिखाने के लिए कि कौन सा वाला किससे कनेक्टेड है, वरना वायरलेस मीडियम है ना सारे का सारा। मतलब को तार तो लगी भी नहीं कि स्पेशली जाके टच हो रहे हैं तो सारे के सारे वायरलेस के अंदर, सिर्फ ये शो कर रही हैं कि ये किससे एसोसिएट हुए हुए हैं आपस में ना, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि नेटवर्क की ऑपरेशन क्या क्या होते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे हम कोई टर्मिनोलॉजीज देखेंगे कि इसमें सबसे पहले स्टेशंस होते हैं उनको 48 बिट मैक एड्रेस मिलता है और फ्रेम जो होते हैं वो उसी मैक एड्रेस की बेस के ऊपर डिलीवर होते हैं अपने डेस्टिनेशन तक, और ये बिल्कुल उसी तरह काम कर रहे होते हैं जैसा कि ईथरनेट के अंदर वो मैक का वो सिलसिला चल रहा होता है और लेयर 2 के ऊपर जो है वो कम्युनिकेशन वगैरह हो रही होती है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वायरलेस 802.11 है ये सिर्फ 2 लेयर्स के ऊपर काम कर रहा होता है, एक फिजिकल और एक ये डाटा लिंक लेयर, ठीक है, 1 और 2। अच्छा, उसके बाद ये 9 सर्विस प्रोवाइड करता है जो 802.11 है, वो उसमें से कुछ जो हैं वो डाटा की मूवमेंट के लिए यूज़ होती हैं और कुछ उसकी मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं, ठीक है। और उन सर्विस को हम फटाफट एक थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। उसमें सबसे पहली है डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि जो मोबाइल स्टेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो जब भी कोई डाटा सेंड करते हैं तो वो थ्रू AP होके जा रहा होता है और अमूमन वो AP के बाद आगे डिस्ट्रीब्यूट होना होता है किसी दूसरे स्टेशन को या फिर इंटरनेट की तरफ, ठीक है। तो जब उसने किसी दूसरे स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूट होना होता है तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विस चल रही होती है जो कि ये रिकॉर्ड रखती है कि कौन सी वाली नोड इस वक्त किस AP के साथ कनेक्टेड है और उसका क्या स्टेटस चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस का काम होता है कि इसने उस डाटा को उस फ्रेम को उसकी डेस्टिनेशन पे पहुँचाना है, तो वो डेस्टिनेशन कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, किस AP पे एग्जिस्ट कर रही है, ये उस चीज़ को देख रही होती है। उसके बाद जो इंटीग्रेशन सर्विस है ये अंडर द सीन चल रही होती है और इसका काम ये है कि ये ब्रिजिंग का जो सिस्टम होता है उसके अंदर एक्ट करती है और ये 802 के डाटा को और कनेक्शन को नॉन 802.11 के डाटा के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का जो काम होता है वो बेसिकली इंटीग्रेशन की सर्विस काम कर रही होती है। उसको हमने ओवरऑल क्या कहा था, नाम क्या दिया था उसको, ब्रिजिंग का। तो ब्रिजिंग के अंडर बेसिकली ये इंटीग्रेशन की एक सर्विस चल रही होती है जो कि ये वाला काम कर रही होती है कि नॉन 802.11 और 802.11 के दरमियान में वो एक ब्रिज प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। एसोसिएशन जो है बेसिकली उस फिनोमेना को कहते हैं कि जब एक मोबाइल स्टेशन अपने आप को रजिस्टर करवाता है किसी एक्सेस पॉइंट को,
ठीक है। तो इस प्रोसेस को या इस सर्विस को एसोसिएशन कहा जाता है, ठीक है। और जब तक आप ये एसोसिएशन नहीं करवाते तब तक आप उस नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। और देन इस एसोसिएशन के दौरान उसकी रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सेव हो जाती हैं कि इस वक्त ये किस एपी से एसोसिएट हुआ है, ठीक है। और फिर जब आपके लिए कोई डाटा आता है तो वो फिर उस एपी पे, रेलेवेंट एपी पे ट्रांसफ़र हो जाता है। और जो अनएसोसिएटेड स्टेशन होते हैं वो यूँ समझ लें कि वो नेटवर्क के ऊपर नहीं होते, बेशक उस रेंज में आ रहे होंगे बट उनसे ना कम्युनिकेशन उनको जारी होती है और ना उनसे आ रही होती है। रीएसोसिएशन कहते हैं उस फिनोमेना को कि जब एक मोबिलिटी की वजह से आपकी एक नोड मूव करते हुए किसी दूसरे बेसिक सर्विस एरिया में दाखिल होती है, ठीक है। अब वो एसोसिएट तो उस पूरे नेटवर्क के ऊपर हुई होती है, उसने आपको एक बार किया होता है, तो अब वो दोबारा अपने आप को जब वो मतलब यहाँ से मूव करके किसी दूसरे एपी की रेंज में जाएगी तो वो अपने आप को दोबारा एसोसिएट नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो दोबारा एसोसिएट करेगी तो उसके पिछले बने हुए कनेक्शन सारे के सारे टूट जाएंगे, ठीक है। तो हमने वो कनेक्शन नहीं तोड़ने, ठीक है, दिलों को जोड़ना है, इसी तरह नेटवर्क को भी जोड़ना है। तो इसके लिए फिर हम उनको दोबारा से एसोसिएट नहीं करवाएंगे, उसको हम रीएसोसिएट करवाएंगे। रीएसोसिएट में निस्बतन एसोसिएशन से कम स्टेप्स परफॉर्म होंगे और जस्ट वो जो डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है उसको ये मैसेज चला जाएगा कि ये वाली नोड अब एक्सेस पॉइंट नंबर 1 के साथ अटैच नहीं रही, अभी एक्सेस पॉइंट नंबर 2 के साथ अटैच होगी, ठीक है। तो एक एसोसिएटेड नोड जब मूव करके किसी और एपी के साथ कनेक्ट करती है तो उसको कहते हैं रीएसोसिएशन, ठीक है। डिसएसोसिएशन, और जब कोई नोड अपना काम खत्म कर लेती है, लाइक आप हैं तो अब आपने अपना वो नेटवर्क का वो जो वायरलेस है, वो वायरलेस नेटवर्क है वो ऑफ कर दिया, उसका बटन दबा दिया कि यार अब इसको बंद कर दो, तो एट दैट टाइम जाते हुए अपने आप को खुदा हाफिज़ कह के उसको बता के कि ठीक है जी अब मैं अपने नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को, और अब आप मेरे लिए कोई मज़ीद डाटा वाटा आता भी है तो उसको मज़ीद मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। तो इस वाली सर्विस को या इस वाले काम को कहते हैं डिसएसोसिएशन। तो जब भी कोई स्टेशन अपनी कनेक्शन को किसी वायरलेस नेटवर्क के साथ टर्मिनेट करने लगता है तो वो डिसएसोसिएशन की सर्विस को इस्तेमाल करता है और उसको कुछ पैरामीटर प्रोवाइड करता है और वो भी फिर उसके मुताबिक अपने पास को अपडेट करती है। लाइक अपने पास उस टेबल में से उसकी एंट्री उड़ा देती है कि जो फ़लाँ मैक वाला जो स्टेशन था वो मेरी फ़लाँ एपी के साथ अटैच हुआ हुआ है, तो इस डाटा को रिमूव कर दिया जाता है। इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑथेंटिकेशन। पहले सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा 802.11 में नहीं थी तो ये सर्विस भी इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती थी। अब चूँकि सिक्योरिटी के कंसर्न्स आते चले गए तो ऑथेंटिकेशन की सर्विस भी ऐड कर दी गई, और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि ये इंश्योर करे कि कोई भी ऐसा स्टेशन जो किसी नेटवर्क से कनेक्ट होना चाह रहा है वो अथराइज है कि नहीं है इस नेटवर्क को कनेक्ट करके इसे कम्युनिकेट करने का। इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें घरों वाले वायरलेस की, तो अगर आपके पास कोई मेहमान आ जाता है और आपके घर में कोई वायरलेस का नेटवर्क चल रहा है तो वो आपसे आगे पूछेगा कि यार ये आपका कौन सा वाला वो SSID आपकी है, आपके नेटवर्क का क्या नाम है और उसका पासवर्ड क्या है। तो आप उसको पासवर्ड बताएंगे, वो पासवर्ड वहाँ पे देगा तो फिर वो आपके नेटवर्क से कनेक्ट करके कम्युनिकेट कर सकेगा, ठीक है ना। तो ये जो बेसिकली काम होता है कि पासवर्ड देना, ठीक है, ये बेसिकली उस वक्त आप ऑथेंटिकेशन की सर्विस परफॉर्म एक्सेस कर रहे होते हैं और उसको अपने कोई पैरामीटर प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिसकी बेस पे डिसाइड होता है कि आपको एसोसिएट करना है कि नहीं करना है। मतलब ऑथेंटिकेशन की सर्विस है ये पहले परफॉर्म होती है एसोसिएशन से, अगर एक्टिव हो तो, अगर एक्टिव नहीं है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। और डी ऑथेंटिकेशन इसी तरह की जिस वक्त आपका रिलेशनशिप या आपका कोई किसी भी वजह से आपका वो लिंक टर्मिनेट होता है तो उस वक्त डी ऑथेंटिकेशन परफॉर्म होती है, ठीक है। और डी ऑथेंटिकेशन जो ही परफॉर्म होती है तो ये साथ ही डिसएसोसिएशन को भी एक्टिवेट कर देती है, ठीक है। आपका जो ही कोई क्लाइंट जो है वो डी ऑथेंटिकेट होता है किसी नेटवर्क पे से तो साथ ही उस नेटवर्क से डिसएसोसिएट भी हो जाता है, ठीक है। यानी कि उसके जितने भी वो कनेक्शन वगैरह का डाटा है ये वो है वो सारे का सारा क्लियर हो जाता है। उसका वो जो लॉग पड़ी हुई होती है कि ये मैक एड्रेस के एपी के साथ कनेक्ट है वो भी सारी की सारी रेज कर दी जाती है। कॉन्फिडेंशियलिटी की सर्विस प्रोवाइड की जाती है जिसमें पहले वेब था, अब WPA फिर WPA2 वगैरह आ गया, और ये काम ये कर रहा होता है कि आपके डाटा की प्राइवेसी को और कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर कर रहा होता है यूजिंग डिफरेंट तरह की इंक्रिप्शन टेक्निक्स। और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आगे मतलब ये भी शुरू की सिर्फ जस्ट आपको ये टर्म्स वगैरह का इंट्रोडक्शन वगैरह दिया जा रहा है। आगे जाके हम इनको थोड़ा सा काफ़ी सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। इसके बाद MSDU डिलीवरी है जो कि बेसिकली स्टेशंस के ऊपर चल रही होती है और ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि डाटा जो है वो एक्चुअल पॉइंट तक पहुँचाया जा सके। और इसके बाद एक बड़ी काम की सर्विस है वो है ट्रांसमिट पावर कंट्रोल। ये जो है इसका मकसद ये होता है कि वैसे भी लिमिटेड बैटरी होती है स्टेशंस की, तो
अब स्टेशन मूव भी कर रहे होंगे या करने चाहिए, तो अगर वो कर रहे हैं मूव तो कभी वो एपी के करीब आ जाएंगे, कभी एपी से दूर चले जाएंगे। तो अगर वो हर वक्त अपना सिग्नल की जो पावर है वो फुली खोल के रखें तो वो करीब हैं तब भी उनकी वो पावर सारी ज़ाया जा रही होगी, जब वो दूर चले जाते हैं तब तो चले वो काम आ रही होगी। तो इसके लिए उन्होंने एक सर्विस दे दी है जिसका नाम है ट्रांसमिट पावर कंट्रोल, और ये देख रही होती है कि इस वक्त हमारा कितनी पावर से सिग्नल भेजा जाए तो हम एपी तक आसानी से वो पहुंच जाएगा, ठीक है। ताकि बिलफर्ज अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 1 से लेकर 10 तक पावर का स्केल है, तो अगर मैं एपी के करीब आ गया हूं तो माइट भी शायद मैं 4 पावर का सिग्नल भेजूं तब भी वो एपी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वो अपने आप को वेरीफाई करता रहता है और उसके बाद जब वो देखता है कि मैं एपी के करीब आ गया हूं तो वो अपनी पावर लेवल को सिग्नल की 4 पे सेट कर देगा ताकि कम पावर उसकी इस्तेमाल हो ना, मतलब कम पावर वाला सिग्नल जनरेट हो और उसका डाटा मूव होना शुरू हो जाए। अगर वो मूव करते हुए एपी से दूर जा रहा है और वो डिटेक्ट करता है कि अब मेरे सिग्नल में एटेन्यूएशन आना शुरू हो गई है, तो वो अपनी पावर को 4 की जगह 6 पे 8 पे ले जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 10 है तो 10 तक भी ले जा सकेगा। तो उसका मकसद ये होता है कि आप नेटवर्क के जो इस वक्त एनवायरनमेंट चल रहा है आपका, उसके हिसाब से या जो आपकी पोजीशन है उसके हिसाब से अपनी पावर सेविंग कर लें यूजिंग ट्रांसमिट पावर कंट्रोल। उसके बाद डायनेमिक फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है। इस तरह होता है कि वायरलेस के अंदर ना डिफरेंट चैनल चल रहे होते हैं, मतलब आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का अगर एक वो स्पेक्ट्रम है तो उसके अंदर डिफरेंट चैनल बने होंगे जो कि फ्रीक्वेंसी के ना डिफरेंट स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब आप एक वक्त में, मेरे ख्याल में जनरल हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहे थे, उसके अंदर 11 चैनल्स होते हैं, तो आप एक वक्त में उन 11 में से किसी एक के ऊपर कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये तब हमें काम आती है ये जो डायनामिक फ्रिक्वेंसी सिलेक्शन है कि फॉर एग्जांपल मैं भी हूँ और मेरे साथ वाला घर भी है और दोनों के पास वो वायरलेस का वो नेटवर्क चल रहा है और बिलफर्ज हम दोनों एक ही चैनल के ऊपर हैं, ठीक है। अब होगा ये कि अब वायरलेस तो हम दोनों का मीडियम सेम है और हमारी रेंज भी आपस में ओवरलैप कर रही है। तो अब इधर से मैं बैठा हुआ सपोज नेट की ब्राउजिंग कर रहा हूँ, उधर से वो बैठा हुआ कोई कुछ डाउनलोड कर रहा है, तो उसके पैकेट भी चल रहे हैं, मेरे पैकेट भी चल रहे हैं और हमारे फिर पैकेट जो हैं वो आपस में कुछ कोलाइड भी करेंगे और कोलाइड करने की वजह से हमारे नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है ना वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। तो बिलफर्ज मेरे वाला जो वायरलेस का एक्सेस पॉइंट है उसका जब ये DFS वाला जो सिस्टम है वो देखेगा कि जी चैनल नंबर 1 पे अभी एक और नेटवर्क चलना शुरू हो गया और कुलियन जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, तो अपने आप को स्विच करके वो माइट भी चैनल नंबर 8 पे ले जाए, ठीक है। बिलफर्ज वो 2.41 गीगाहर्ट्ज़ पे हम एग्जांपल दे रहे हैं कि बिलफर्ज अगर वो 2.41 गीगाहर्ट्ज़ पे काम कर रहा था तो मैं 2.48 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये होगा कि चूंकि हमारी वो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज आ गई हैं, अलग अलग चैनल हो गए हैं, तो अब उसका अपने 2.41 वाले एरिया में काम करता रहेगा, मेरा होगा उसी विसिनिटी में, लेकिन चूंकि मेरी जो ट्रांसमिशन है वो 2.48 पे हो रही होगी तो वापस में उसमें कोलाइड नहीं कर रही होंगी, ठीक है ना। मैं जस्ट फॉर द एग्जांपल कह रहा हूँ, लेकिन बेसिकली DFS का मकसद यही होता है कि वो जो 11 चैनल्स होते हैं उनमें अगर किसी एक चैनल के ऊपर अगर मल्टीपल कोई नेटवर्क्स वगैरह या मल्टीपल डिवाइसेस आ गए हैं और वो इशू क्रिएट हो रहा है कुलियन वगैरह के हवाले से, तो वो अपने आप को डायनेमिकली किसी और चैनल पे स्विच कर जाए ताकि उसकी ये वाले मसले मसाइल जो हैं इनसे जान छूट सके। और ये उन्हीं सर्विसेज का छोटा सा ओवरव्यू दिया हुआ है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जो ये सारी सर्विसेज हैं इनमें से कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे चल रही होती हैं और कौन सी स्टेशन वाले लेवल के ऊपर चल रही होती है। एक क्या हो रहा था? हर चैनल जो आपने 11 चैनल, तो हर चैनल पे एक नेटवर्क के लिए एक डिवाइस चाहिए, जैसे एक डिवाइस लेके तो मैक्सिमम 11 डिवाइस को सपोर्ट। नहीं, आप एक चैनल के ऊपर या एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर या उसके ऊपर 100 भी चला सकते हैं ना, ठीक है। मैंने आपको मसला वही बताया कि जब वो कुलियन ज़्यादा हो जाएगी ना तो एट दैट टाइम वो उस लिमिट में अपने आप को स्विच कर लेगा, ठीक है। अगर वो 11 के 11 ही भरे हुए बिलफर्ज एक कमरा है उसके अंदर हम सारे अपनी अपनी AP चला देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वो 11 के 11 बिजी हो जाएंगे चैनल। अब हर चैनल के ऊपर ही कोई ना कोई बैठा हुआ होगा तो वो कुलियन आ रही होगी, तो अब हम जिसमें भी स्विच करेंगे मसला तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये फैसिलिटी उन्होंने रख दी है कि जहाँ पे इस तरह के मसले मसाइल आए तो आपके पास एक ऑल्टरनेट अप्रोच अवेलेबल होती है कि आप अपने आप को स्विच कर सकते हैं यूजिंग दैट सर्विस। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने ज़बरदस्ती स्विचिंग करनी करनी, ठीक है। अब अगर आप अपना DSL का कभी राउटर का वो खोल के देखें तो उसके अंदर भी ये ना सिर्फ ये दी हुई होती है, आप उसको डायनामिक भी कर सकते हैं, आप उसको फिक्स भी कर सकते हैं। आप कहते हैं जी मेरा हमेशा चैनल नंबर 13 पे ही चले, तो आपका वो हमेशा चैनल नंबर 13 पे चलता रहेगा। लेकिन आप उसको डायनामिक कर देते हैं तो वो इस सर्विस को एक्टिवेट कर देगा और वो फिर सर्विस अपने पैरामीटर्स के हिसाब से और QoS के हिसाब से, क्वालिटी ऑफ सर्विस के हिसाब से अपने आप को स्विचिंग देखती रहेगी कि कहाँ पर मुझे ज़रूरत है। अगर कुलियन ज़्यादा नहीं हो रही
तो वो अपने आप को स्विच नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन अब देखिए कि खास हद से ज़्यादा आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस डिग्रेड हो गई है, तो अपने आप को स्विच करके किसी और नेटवर्क पे किसी और चैनल पे चली जाएगी, फिर थोड़ी देर वहाँ पे देखती रहेगी कि अब मेरी क्वालिटी ऑफ सर्विस बेहतर हुई है कि नहीं हुई। अगर तो बेहतर होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो दोबारा स्विच कर जाएगी। अच्छा, स्टेशन की सर्विसेज जो हैं वही वाली बात है, इसमें वो दी हुई है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के ऊपर चल रही होती हैं और कौन कौन सी स्टेशन पे चल रही होती हैं। ये मैंने इस वाले जो ये है टेबल, इसके अंदर वो आपको लिख दिए हैं कि इसमें से वो जो हमने पिछली सारी सर्विसेज एक्सप्लेन की हैं उसमें से कौन कौन सी स्टेशन लेवल पर चल रही हैं और कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लेवल के ऊपर चल रही हैं। उसके अलावा तीसरी जो सर्विस है वो कॉन्फिडेंशियलिटी और एक्सेस कंट्रोल की है। वो मैंने आपको इस तरह बताया कि ऑथेंटिकेशन वगैरह जब परफॉर्म होती है या इंक्रिप्शन वगैरह जब परफॉर्म होती है, जब आपके ये WPA2 वगैरह चल रहे होते हैं, तो एट दैट टाइम ये वाली सर्विस एक्ट करती है और वो आपके की एक्सचेंज वगैरह वगैरह वाला काम कर रही होती है। और इसी तरह ऑथेंटिकेशन एंड की मैनेजमेंट सर्विस जो है ये क्रिप्टोग्राफिक इंटेग्रिटी प्रोवाइड करती है और इसकी मदद से आपका डाटा जो है, मतलब उस आपका जब नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो आपकी कुछ टेम्परेरी की जनरेट होती हैं, वो एक दूसरे को पास ऑन होती हैं और देन फिर आपके स्टेशन से जो भी ट्रांसमिशन टूवर्ड्स AP जा रही होती है या वाइस वर्सा जो आ रही होती है वो फिर उस की से इंक्रिप्ट होकर आती है, ताकि बीच में अगर आपका कोई पैकेट हैक कर भी लेता है, ठीक है, तो इवन उसके लिए रीडेबल ना हो अनलेस उसको ब्रेक ना करें। और चौथी जो है वो है स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट सर्विस। ये जो चार है ना, ये 3 स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्फिडेंशियलिटी और स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट सर्विस, ये 4 ग्रुप हैं उन्हीं 9 सर्विसेज के, ठीक है। उन्हीं 9 सर्विसेज को में से कुछ जो है स्टेशन पे चल रही होती है तो उनको कह दिया कि ये स्टेशन सर्विसेज हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे चल रही होती है उन्हें कह दिया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन टाइप की हैं। और स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट सर्विस है, इसमें वो TPC और DFS ये दोनों किस्में आ रही होती हैं स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट सर्विसेज की टैग के अंदर या स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट सर्विस की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। TPC जैसे मैंने बताया कि वो डायनेमिकली अगर वो AP के करीब आ गया तो अपनी पावर को लेस कर देगा सिग्नल की, और अगर वो AP से दूर चला गया तो अपनी पावर को हाई कर देगा ताकि उसका डाटा AP तक पहुँच सके वायरलेसली। तो ये TPC सर्विस होती है। और DFS जिस तरह अभी हमने डिस्कस कर लिया कि डायनेमिक फ्रीक्वेंसी स्विचिंग जो होती है, ये दोनों स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट सर्विस के हेड के अंदर या कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही होती हैं। यहाँ हम थोड़ा सा देखेंगे मोबिलिटी को। मोबिलिटी जैसा कि हमने बताया कि 802.11 या वायरलेस पे जाने का मकसद ये था कि हमें एक तो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए और एक मोबिलिटी मिल जाए। तो मोबिलिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। कल हमने अच्छी खासी डिस्कशन की थी कि मोबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, उसके बड़े फ़वाइद है, ये है वो है। तो मोबिलिटी के बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स हैं, एक है नो ट्रांजिशन, एक है BSS ट्रांजिशन और एक है ESS ट्रांजिशन। ये तीनों क्या चीज़ें हैं कि जिस वक्त आपका स्टेशन मूव नहीं कर रहा होता, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे नो ट्रांजिशन, ठीक है। इसके मतलब एक बार मैं पढ़ा था, बड़ा मजे का एक लतीफ़ा था कि एक वो सिख साहब थे, तो उन्होंने अपने घर में 3 स्विमिंग पूल बनाए। तो किसी ने पूछा यार 3 क्यों बनवाए, तो उन्होंने कहा कि जी एक तो मैंने इसलिए बनवाया कि कभी मेरा दिल जब ठंडे पानी से नहाने को चाहेगा तो मैं स्विमिंग पूल नंबर 1 बनाया करूँगा। उसने कहा अच्छा दूसरा, कहता दूसरा जब मेरा दिल चाहेगा कि गर्म पानी से नहाऊँ तो उसमें गर्म पानी होगा तो उसमें नहा लूँगा। तो उसने कहा फिर तीसरा कैसे बनवाया, कहता यार कभी कभी ना भी नहाने को दिल करता है। तो इसी तरह से जब मूव नहीं कर रहा होगा तो नो ट्रांजिशन वाली जो फेज़ है ना वो होगी। तो इन्होंने बेसिकली उससे मुतासिर होकर नो ट्रांजिशन वाला काम नहीं किया। इसका कोई मकसद है, इसका मकसद ये है कि जब एक स्टेशन ये नहीं कि मूव नहीं करेगा, मूव करेगा लेकिन वो उसी एक्सेस पॉइंट की रेंज के अंदर ही रहेगा ना, उससे बाहर नहीं निकलेगा। एक ही एक्सेस पॉइंट जैसे वो एसोसिएट हुआ है, अगर उसी रेंज के अंदर रहेगा तो दैट मीन्स कि वो मूव कर तो रहा है लेकिन वो एक्चुअली मूव नहीं कर रहा इनके मुताबिक, ठीक है। तो उसको वो कहेंगे कि इस वक्त ये नो ट्रांजिशन स्टेट में है, ठीक है, क्योंकि वो विद इन दैट एक्सेस पॉइंट रेंज काम कर रहा है या मूव कर रहा है। और जब वो एक BSS से दूसरे BSS में मूव करेगा लेकिन वो दोनों BSS सेम ESS के अंदर होंगे। अब यहाँ पे ना मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पॉइंट्स हैं ना ये आपके ध्यान में होना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक स्टेशन है जो कि एक BSS से दूसरे BSS में मूव कर रहा है और वो दोनों BSS सेम ESS के अंदर है, ठीक है। तो ये कहलाएगा BSS ट्रांजिशन। ये चीज समझ आ गई, दोबारा रिपीट करूं, क्लियर, गुड। और तीसरी है ESS ट्रांजिशन। ESS ट्रांजिशन में क्या होगा कि जब एक स्टेशन मूव करता है डिफरेंट ESS, मतलब वो एक ESS से निकल के दूसरे ESS में चला जाता है, तो ये कहलाएगा ESS ट्रांजिशन। इसकी एग्जांपल आप यूं ले लें कि अगर मैं यहाँ पे चल फिर रहा हूँ केस के अंदर और मोबाइल पे बात कर रहा हूँ तो मैं किसी एक ही टावर से कनेक्टेड हूँ, ठीक है। ऑल्दो मैं मूव कर रहा हूँ, कभी यहाँ जा रहा हूँ, कभी इस कमरे में जा रहा हूँ, कभी नीचे बाग में जा रहा हूँ, लेकिन मैं कनेक्टेड एक ही सेल टावर से हूँ। तो इसका मतलब है कि अभी मैं नो ट्रांजिशन फेज में हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से बैठता हूँ और रावलपिंडी चला जाता हूँ और बीच में मेरी कॉल चल रही है, तो अब होगा ये कि मैं अब मेरे पास नेटवर्क अगर सपोज यूफोन का है
तो अब मैं हूँ यूफोन के ही ESS के अंदर, लेकिन मैं एक सेल टावर बिलफर, जो पहला सेल टावर था वो बिलफर मैरिट होटल के साथ लगा हुआ था, मैं पहले उससे कनेक्टेड था। फिर मैं थोड़ा सा मूव होके गया तो कोई 0 पॉइंट वाले टावर से कनेक्ट हो गया, फिर मजीद मूव किया तो फैजाबाद वाले टावर से कनेक्ट हो गया, लेकिन वो सारे टावर किसके हैं? यूफोन के हैं, सेम ESS, ठीक है। तो ऐसी सूरत में मैं बेसिकली BSS ट्रांजिशन वाले फेज से गुजरा हूँ, ठीक है। और सपोज मूव करते करते फैजाबाद के बजाय मैं वहाँ से सीधा एक्सप्रेसवे पे चला गया, आगे कोराल चौक से राइट टर्न लिया, एयरपोर्ट में गया, जहाज़ में बैठा और जहाज़ उड़ गया, ठीक है, और पाकिस्तान की हदूद से बाहर निकल गया। तो रोमिंग की सर्विस प्रोवाइड की हुई थी यूफोन ने। वो सपोज वहाँ पे कोई मतलब वो चाइना चला गया, तो चाइना में ये जो चाइना मोबाइल वाले थे वही यूफोन को सर्विस दे रहे थे रोमिंग की। तो अब क्या हुआ कि अब मैं पाकिस्तान से की बाउंड्री से जो ही बाहर निकला तो अब यूफोन के तो सारे टावर शावर खत्म हो गए और वहाँ पे आगे चल रहा था टावर किसका? चाइना मोबाइल वालों का, ठीक है। और उसने मुझे यूफोन की रोमिंग सर्विस देना शुरू कर दी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि बेसिकली एक ESS से निकल के दूसरे ESS में चला गया हूँ, ठीक है। हम इंश्योर करेंगे कि इवन देन मेरी कॉल डिस्कनेक्ट ना हो, लेकिन डिस्कनेक्ट हो जाती है अगर बीच में गैप आ जाए, अगर ESS भी ओवरलैप कर रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन हाँ ये भी सही है, ठीक है। जहाज़ वाले कहते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के जहाज़ मतलब आज से 10 साल बाद वाले जहाज़ में बैठे हैं वो नहीं कहते कि फ़ोन बंद कर दें, ठीक है। तो फिर और वैसे भी अभी मैं 2006 की किताब पढ़ा था, उसका नाम था सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, बड़ी अच्छी बुक है। तो वो 2006 में पब्लिश हुई थी और 2006 में एंड्रॉयड वगैरह का कहीं दूर दूर तक पता नहीं था, ठीक है। उस ज़माने में जो स्मार्टफोन होते थे और वो थे वो विंडोज़ मोबाइल वाले होते थे, मतलब विंडोज़ मोबाइल 5, विंडोज़ मोबाइल 6.5 चल रही होती थी, मतलब 6.5 तक आई थी, उसके बाद फिर उन्होंने टर्न लिया था और फिर 7 से उन्होंने नई वाली निकाल दी थी। तो इवन देन 2006 की पब्लिश बुक में उसने ये बात लिखी भी है कि आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं उनको ऑफ करने का मतलब सिर्फ ये होता है कि उनकी जो सिर्फ एक लाइट ब्लिंक कर रही है ना वो बंद हो जाती है और आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है, अदरवाइज वो अपनी बाकी फंक्शनलिटी उसी तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो ज़माने में जो मोबाइल होते थे ना उनकी वो ये शो करने के लिए मोबाइल का नेटवर्क काम कर रहा है, वो एक छोटी सी लाइट लगी होती थी, वो ब्लिंक करती रहती है जिससे आपको चलता था कि चल रहा है। तो 2006 में उस बंदे ने बात लिखी हुई थी कि अभी मोबाइल को बंद करने का मकसद ये है, मतलब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बुक लिखी हुई थी। तो उन्होंने यही कहा था कि आप सेंसिटिव एरिया के ऊपर मोबाइल फ़ोन वगैरह इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं उनका सिर्फ ऑफ करने का मकसद ये होता है उसकी स्क्रीन और उसकी वो ब्लिंकिंग लाइट बंद हो जाती है, बाकी वो काम पूरा कर रहे होते हैं। अगर आपने करना ही है तो आप उनकी बैटरी ही बाहर निकालना है। और आपने शायद नोट किया हो कि अब जो अच्छे मोबाइल आ रहे हैं उन सब की बैटरी फिक्स होती है, बाहर नहीं निकलती, ठीक है। मतलब उन्होंने आपका कंट्रोल थोड़ा सा मजीद कम कर दिया कि आप इस तरह से भी अपने उसको ख़त्म ना कर सकें, ठीक है। तो अब बेहतर तरीका ये है कि जब इस तरह का मौका हो तो आप उसको किसी कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आप नहीं कर पा रहे तो आप उसको किसी मोमी लिफाफे प्लास्टिक बैग में बंद करके उसको फ्रिज में रख दें, क्योंकि जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो उसकी सर्विसेज बड़ी महदूद हो जाती हैं, ठीक है। अगर उसके बगैर रखा तो उसमें नमी पैदा हो जाएगी और जंग लग जाएगा, भी ख्याल रखें। किसको इसमें ग्रोमिंग होगी ना, वो हम आगे जाके देखेंगे डिटेल में आएगी, ठीक है। ये भी इसकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन उसके बाद भी दिखाएंगे। तो ये BSS की एक तस्वीर दिखाई जा रही है जिसके अंदर हो ये रहा है कि T1 टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड या 1 बजे कह लें। 1 बजे जो हमारा स्टेशन है ये AP1 से कनेक्टेड हुआ था। ये सारे APs जो हैं ये ESS 1 का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल आ रही है BSS ट्रांजिशन की कि हमारा जो स्टेशन है वो 1 बजे AP1 के साथ कनेक्टेड था और उसके बाद उसने मूवमेंट स्टार्ट की। थोड़ी देर बाद AP1 की रेंज शुरू होगी, AP1 की रेंज खत्म होगी और AP2 की रेंज स्टार्ट हो गई। तो वो 2 बजे तक मूव करता हुआ या टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर वो AP2 की रेंज में आ गया। तो यहाँ पे उसने बेसिकली BSS की ट्रांजिशन की है, ठीक है, सेम ESS के अंदर रहते हुए। और पीछे डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस चल रही है जिसने ये डिटेक्ट कर लिया कि ये जो स्टेशन है अब ये AP1 की जगह AP2 के साथ एसोसिएट हो गया और अब मैंने इसके लिए डाटा भिजवाना है वो AP2 के थ्रू भिजवाना है। और ये है ESS की ट्रांजिशन। इसमें यहाँ पर ये हो गया है कि AP1 AP2 जो हैं वो पार्ट हैं ESS 1 का और AP3 और AP4 जो है वो पार्ट है ESS 2 का। तो यहाँ पे जब ये कनेक्शन मूव करता है तो उसके दौरान फिर ये जो सीमलेस ट्रांजिशन होती है ये नॉर्मली सपोर्ट नहीं करती। आप उसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा कोई फंक्शनैलिटी डालकर ये कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक होगी, ठीक है। आप किसी तरह मतलब इन्होंने भी बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन इस तरह की हुई है ना कि उन्होंने मतलब आज
चाइना मोबाइल और यू फ़ोन ने आपस में मुआहिदा किया हुआ है तो वो रोमिंग सर्विस दे रहे हैं, तो ये काम चल रहा है। अगर कल को चाइना मोबाइल का मुआहिदा ख़त्म हो जाता है तो नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन सारा कुछ वही रहेगा, लेकिन अब आप जो ही चाइना की रेंज में दाखिल होंगे तो आपको रोमिंग नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये वाले काम इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक होते हैं। अगर इम्प्लीमेंटेशन में इस चीज़ को उन्होंने कैटर फॉर नहीं किया हुआ तो आपकी सीमलेस ट्रांसलेशन नहीं होगी, आपका बीच में डी एथेंटिकेशन होगी, डिसएसोसिएशन होगी और दोबारा से एसोसिएशन और एथेंटिकेशन होगी नए वाले ESS के अंदर जाके। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन, कोई इशू? ठीक है।